कक्षा 8वीं के विद्यार्थियों को ढेर सारा स्नेह। बेटा स्नेह का सही स्वरूप तभी जब हम आपको पवित्रता और निर्मलता से भर सकें, संवेदनशील बनाए रखना। संवेदनशीलता का अर्थ होता है किसी के कष्ट को महसूस करना। और बहुत सारी चीज़ें व्यक्ति को कठोर बना देती हैं, विशेष रूप से सत्ता जानते ना, बहुत किसी बड़े पद पर आदमी पहुंच जाए और निष्ठुर हो जाए कि उसे अपने हिसाब से ही चलना और सारी दुनिया को चलाना, ये अहंकार की पराकाष्ठा होती है। शासक वर्ग अधिकांशतः ऐसा होता है क्योंकि अहंकार से भर जाता है। एक राजा था, वह अहंकार से भरा है, और एक गौरैया है, और वह जिसे बहुत कोमल और परस्वार्थ उसका नेचर है, उसका नेचर बहुत अच्छा है, और वह अच्छा नेचर उसके लिए लाभ भी देता है। लाभ क्या देता है? वह किसी से कुछ काम कराती है और उदार हृदय से उसके लिए ज़्यादा पारिश्रमिक देती है, तो वह अच्छे से अच्छा काम कर देता है व्यक्ति। तो कहने का तात्पर्य, समझाने का तात्पर्य, एक कहानी आपके सामने पाठ 18 में टोपी, लेखक संजय। बेटा इस नाम के संबंध में अभी हमने 2-3 जगह सर्च किया नेट पे, कहीं कहीं संजय भी आता है, लेकिन पुस्तक में चूंकि 2 जगह ऐसा ही पाया गया, प्रमाणिक है, तो हम संजय ही इसके लेखक। इस बात का ध्यान रखना बेटा, परीक्षा की तैयारी के लिए लगभग सभी पाठ जो आपकी परीक्षा के लिए हैं, जो पढ़ने वाले पाठ हैं वह नहीं, जो लिखने वाले पाठ, पढ़ने और लिखने दोनों प्रश्नोत्तर आदि लिखे गए, वो पाठ और नाम और उनके लेखक का नाम और कवि का नाम आपको हमेशा याद रखना है, क्योंकि परीक्षा के लिए बहुत ज़्यादा जरूरी हो जाता। क्या जरूरी हो जाता? पाठ का नाम और उसके लेखक का नाम। यदि कविता है तो कवि का नाम कहलाएगा, और पाठ है मात्र गद्य में है तो वह लेखक कहलाएंगे। तो टोपी पाठ का नाम है, ये कहानी है, और इसके लेखक संजय हैं, कहीं कहीं संजय भी लिखा पाया जाता है। अब हम आपको जो बताना चाहते हैं वह समझने की कोशिश करें। यह कहानी आम जनता पर, भोले सीधे सच्चे लोगों पर किस तरह शासक अपनी मनमानी करते हैं, अपने अहंकार और दानवीय प्रवृत्ति के कारण उनको तहस नहस करते हैं, इस समस्या की ओर इशारा करती है, संकेत करती है। एक कहानी है। क्या कहानी है? संक्षेप में हम समझाने की कोशिश करेंगे। कहानी का नाम है टोपी। एक ये बेटा ध्यान रखना, परीक्षा में गद्यांश और पद्यांश आते हैं, 4-5 पंक्तियां लिख दी जाती हैं, उसी में से प्रश्नों के उत्तर होते हैं। लेकिन एक प्रश्न उसमें ये आता है कि कौन से पाठ का गद्यांश है, इस गद्यांश के पाठ का नाम लिखो और उसके लेखक का नाम लिखो। तो ये ध्यान रखना कि पाठ इसलिए पढ़े जाते हैं। आपको लगता होगा कि पाठ क्यों पढ़े जाते हैं, समयाभाव के कारण पूरे वीडियो के माध्यम से नहीं पढ़ाते, लेकिन सार और प्रारंभ तो आपके लिए बताते हैं। तो प्रारंभ इसका करते पाठ टोपी जो कहानी है। एक थी गवरैया। गवरैया का अर्थ है गौरैया, है ना, 2 नाम उसके, मतलब एक ही उसके मतलब पक्षी के नाम 2 हैं, एक गवरैया और गौरैया नाम है। और एक था गवरा, जिसको नर गौरैया कह सकते हैं। दोनों एक दूसरे के परम संगी थे। परम संगी मतलब बहुत एक दूसरे के गहरे मित्र थे, एक साथ रहते थे। जहां जाते, जब भी जाते, साथ ही जाते, साथ हंसते, साथ ही रोते, एक साथ खाते पीते, एक साथ सोते। भिनसार, भिनसार का बेटा अर्थ होता है सुबह सुबह। ध्यान से रखना बेटा, ये शब्दों के अर्थ भी कई बार परीक्षा में आ जाते हैं। जैसे भिनसार शब्द आया, भिनसार। भिनसार का अर्थ क्या है बेटा? सुबह। क्या है इसका अर्थ बेटा? सुबह। ध्यान रखना बेटा, भिनसार का अर्थ क्या है? सुबह। तो यहाँ ये बताने की कोशिश की गई है कि सुबह सुबह क्या करते हुए, होते ही, सुबह उठते ही खोते। खोते का अर्थ होता है घोंसला। खोते का अर्थ क्या होता है? घोंसला, घर जहाँ वह रहते हैं, तिनको आदि से बना लेते। खोते से निकल पड़ते और दाना चुगने। दाना चुगने चूंकि कुछ खाना पीना है, शरीर की एनर्जी बना। और उसके बाद क्या है? झुटपुटा। झुटपुटा मतलब शाम का समय, जो अंधेरा सा होने लगे उसको झुटपुटा कहलाता है। होते ही खोते मतलब उस घोंसले में आ चले जाते। थकान मिटाते और सारे दिन के देखे सुने में हिस्सेदारी बटाते। देखो, हिस्सेदारी मतलब किसी के दुख सुख को सुनना, पूरे दिन की घटनाओं को एक दूसरे से समझना, ये कहलाती है हिस्सेदारी। तो किस चीज की हिस्सेदारी बटाते? देखे सुने में क्या बटाते? हिस्सेदारी बटाते। आ रहा समझ में बेटा? नहीं आ रहा? एक शाम गवरैया बोली, आदमी को देखते हो कैसे रंग बिरंगे कपड़े पहने हैं, कितना फपता है। फपता का अर्थ बेटा क्या है?
सुंदर लगता है, आकर्षक लगता है। उन पर कपड़ा, मतलब यहाँ कहने का तात्पर्य बेटा, समझाने का तात्पर्य यह है कि नर गौरैया और मादा गौरैया दोनों में मित्रता है, आपस में बहुत प्रेम है, स्नेह है, एक साथ रहते हैं और वह आपस में एक उन लोगों के बीच एक वाद चलता है कपड़े संबंधी। गौरैया कहती है कि कपड़े पहनना जरूरी है, इससे शरीर की सुरक्षा रहती है, और जो जो गौरैया होती है वह समझाता है कि उतना जरूरी नहीं है, इससे अपनी शक्ति कमजोर पड़ती है, शरीर उतना अच्छा नहीं लगता। ये सब वाद आपस में चलता है और कहते हैं कि फिर एक रुई का फाहा कहलाता है। फाहा मतलब एक ऐसी रुई होती बेटा, वो रुई का एक वो होता ना, एक छोटा सा टुकड़ा उसके लिए मिल जाता है कहीं एक घूरे पर, ठीक है ना, वह कचड़ी में कहीं ऐसा मिल जाता है, तो फाहा लेकर के वह दुनिया के पास जाती है। दुनिया मतलब जो क्या करता है, रुई को धुनता है, मतलब उसके लिए सही साफ मुलायम बनाता है, तो वो दुनिया हुई। अब दुनिया ने के पास से पहले तो मना करता है दुनिया के, हम नहीं करेंगे ये काम, तो फिर वो बड़े उदार हृदय से कहती नहीं, आधा इसमें से आप ले लेना, क्या फाहा, उसको धुन लो, तो आधा वह देने को तैयार हो जाती। जब आधा देने को तैयार, बहुत अच्छे से काम करता है। जो निर्लोभ प्रवृत्ति के लोग आधा या कुछ अच्छे उदार हृदय से कोई चीज करे, तो सामने वाला परिश्रम करने वाला भी सोचता है कि इतने अच्छी कोमल हृदय का उदार हृदय का है, तो उसका काम भी हम अच्छे से करें, तो दुनिया ने अच्छे से उसको धुना। इसके बाद वह कोरी के पास गया। कोरी सूत काटने वाला कहलाता है, तो बहुत अच्छे से मुलायम, बहुत कोमल सॉफ्ट सूत उसको काट देता। क्यों काटता है? क्योंकि इसको भी वह आधा उसको देने के लिए तैयार हो जाती। हर एक इसमें से दुनिया, कोरी, ये सब क्या करते, पहले तो यही कहते कि हमें राजा का काम करना है, मतलब राजा क्या करता है, काम भी कराता है और पैसा नहीं देता है, बिगाड़ करवाता है, फिर भी लोगों को करना पड़ता है। क्यों करना पड़ता है? क्योंकि राज्य में रहना है। तो दुनिया भी यही कहता हम नहीं करेंगे, तो फिर आधा वो कपड़ा देने को तैयार हो जाती है। कौन? तो उसने सोचा कि इतना बड़ा राजा, इतना कंजूस है, कुछ नहीं देता, ये तो मात्र गौरैया है, बिल्कुल छोटा सा वो है, उसके बाद भी इतने उदार दे के उसे अच्छे से धुन देता है। कोरी भी पहले राजा का काम करने के कहता हमें राजा का काम करना, वह मारेगा वो, और मिलना भले कुछ नहीं है लेकिन भय से काम करता है। लेकिन जैसे ही यहाँ पर इसके लिए वह कहती है आधा सूत आप ले लेना, तो वह बड़े प्रेम से राजा का काम भय से कर रहा है, इसलिए अच्छा नहीं कर रहा है, और यहाँ गौरैया का काम बहुत प्रेम से कर रहा है, अपनत्व से कर रहा है, इसलिए बहुत अच्छा इसका काम होता है। वह सूत काट देता और राजा आधा वह कौन लेता है? कोरी स्वयं ले लेता है। ठीक है, यहाँ दुनिया ने भी आधा ले लिया, कोरी। इसके बाद बुनकर भी क्या होता है, जाता है बुनकर के पास जाती वो गौरैया, तो क्या होता है, वो भी कहता हमें राजा का काम करना है, भले भय में करना है, तो ये भी बुनकर से भी कहती है आधा तुम ले लेना। तो कहते हैं कि वह अपने अच्छे स्वभाव को देख करके, गौरैया के स्वभाव को देख करके वह बुन देता है। क्या? उससे फाहा वो रुई जो है कहता है उसको बोल दिया, और आधा कपड़ा उसने ले लिया। अब दर्जी के पास जाता, दर्जी भी कहता है हमें अचकन बनाना है राजा की, राजा का सब काम। आप देखना, ये कहना नहीं चाहिए आप लोगों को बच्चों, नेगेटिव बात नहीं है, लेकिन देखना कि शासन प्रशासन में लोग रहते हैं, अपनी अपनी चलाते हैं, और दीन दुखी असहाय जनता के बारे में नहीं सोचते। कहानी इस बात की ओर भी संकेत करती है कि भोले लोग जो होते हैं परेशान होते हैं, लेकिन भोले और सीधे सच्चे लोगों के साथ सीधे सच्चे भोले लोग जुड़े रहते हैं। जैसे दुनिया, कोरी और बुनकर, इन तीनों ने क्या किया, उस गौरैया का साथ दिया, और आखिरी में दर्जी ने भी फिर बाद में कहा कि आधा कपड़ा देने को यह कह रही है, अच्छे उदार हृदय की है, तो खूब अच्छे से उसकी क्या बना दी, टोपी बना दी। और टोपी बनाने के बाद क्या किया बेटा, टोपी तो बहुत सुंदर बनाई, और उसमें क्या किया, 5 फुंदने भी लगा दिए, 5 फुंदने बहुत सुंदर लगने वाले। कैसे? यहाँ इसको ऐसे आएंगे, ऐसे 5 फुंदने लगा दिए, बहुत सुंदर सुंदर। तो उससे टोपी क्या हो गई, और अधिक क्या लगने लगी, अच्छी लगने लगी, वह आकर्षक लगने लगी। जैसे राजा के पास से कैसे माध्यम बनती है, वह गौरैया महल जो होता है राजा का वह वहाँ पर पहुँचती है, और कंगूरे पर सबसे ऊंचा स्थान जो होता है कंगूरा कहलाता है, सबसे ऊंचे स्थान पर वहाँ पहुँच करके गौरैया बैठती है, और राजा को देखकर राजा क्या कर रहा होता है, मालिश करा रहा होता है अपने
सेवकों से, और समय वह कहने लगती है कि मेरे सिर पे टोपी है, राजा के सिर पे टोपी नहीं है, और राजा को अपना अपमान सा लगता है। वो कहते हैं कि गौरैया की टोपी, गौरैया की वो वहाँ से सैनिकों के माध्यम से वह वो गुलेल के माध्यम से वो नीचे गिरा देती है। और कहने का तात्पर्य है, पूरी कहानी का सारांश ये है कि जब मेहनती और अच्छे लोग, सीधे सरल लोग रहते हैं तो उनके साथ सीधे सरल लोग अच्छे से अच्छा काम करते हैं। लेकिन राज सत्ता में रह कर के लोग अपने अहंकार की पुष्टि के लिए किसी दीन दुखी असहाय व्यक्ति की मेहनत की कदर नहीं करते, बल्कि उसको प्रताड़ित करने की कोशिश करते हैं। हमारे बच्चे से सीख लेंगे कि यदि हम उदार हृदय के हैं, पवित्र हृदय के हैं, निर्मल हृदय के हैं, कोमल हृदय के हैं, लोभी नहीं हैं, तो आप जो भी काम करोगे अच्छे से अच्छे ढंग से करोगे, और आप जिनसे भी जुड़ोगे वह भी आपका काम अच्छे से अच्छे ढंग से करेंगे। क्योंकि हम जैसे होते हैं वैसी दुनिया होती है, हम अच्छे तो दुनिया अच्छी, है ना। ये सीख है, हम अच्छे तो दुनिया अच्छी, हम बुरे तो दुनिया बुरी, ठीक है ना। जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि। सारे संसार को सुधारने की कोशिश नहीं करना, हमें स्वयं सुधरना है। बहुत अच्छा एक सूत्र है, खुद सुधरोगे युग सुधरेगा। इस कहानी में मूल भाव ये बताया जा रहा है कि सामाजिक समस्याएं तो बहुत हैं, लेकिन अच्छे से अच्छी टोपी क्यों बनी? क्योंकि उसने परमार्थ का काम किया। आधा दुनिया को दिया, आधा कोरी को दिया, आधा बुनकर को दिया, आधा दर्जी को दिया। अब जो गलत थे, राजा आदि बड़े पद पर होने के बाद भी अहंकार से भरे थे, तहस नहस करते हैं। ये जनता शासन की विषमता की ओर भी संकेत किया गया है। हम समता रखें, निर्मल बने, पवित्र बने, इसी सोच के साथ इस पाठ का सारांश आपके लिए भेजा। आप इसको, हमने आपके लिए पाठ का नाम बताया टोपी, लेखक का नाम संजय बताया, या आपको हमने गद्यांश भी समझाया है, और भी आप इसको सामान्यतः पढ़िएगा। हम पहला वाला पृष्ठ और आखिरी वाला शब्दार्थ वाला पृष्ठ आपके लिए भेजेंगे, इसको ठीक करिएगा। अगले वीडियो में हम आपको प्रश्नोत्तर भेजेंगे। ढेर सारा स्नेह।